नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2, पाठ संख्या 14, पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं, फिर पाठ की व्याख्या समझेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया जिले में फोरबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय पूर्णिया जिला था। उनकी 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई फारबिसगंज में हुई। उसके बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोरियाला परिवार में रहकर की। इस प्रकार उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। उन्होंने 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और 1942 में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। रेणु जी ने विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। आइए देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये उनके उपन्यास है। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक, अच्छे आदमी, ये उनके कहानी संग्रह है। रुणझल दंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, ये उनके रिपोर्टाज है। मैला आंचल के लिए पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार है। उनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा का वर्णन दिखाई देता है। उन्होंने ग्रामीण समाज को नई सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की है। रेणु जी की भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय और भावप्रधान है। आंचलिक शब्दों और मुहावरों का वे सुंदर प्रयोग कर लेते हैं। साथ ही देशज शब्दों के प्रयोग से मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति उनके साहित्य में दिखाई देती है। रेणु जी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ। पाठ का अल्पसार देख लेते हैं। रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से एक कहानी यह भी है। जैसे कि उनके लेखन में हम देखते हैं कि पात्रों और परिवेश का बहुत ही सुंदर और सच्चा चित्रण वे करते हैं। वैसा ही चित्रण इस कहानी में भी उन्होंने किया है। रेणु जी की यह कहानी यह प्रश्न भी उठाती है कि बदलते समय के साथ हमारी लोक कलाएं भी लुप्त होती जा रही है। भारत पर इंडिया छा रहा है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। इसको भी एक अलग तरीके से लेखक ने प्रस्तुत किया है। नई सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था आती है और नई व्यवस्था के आने से लोक कलाएं अप्रासंगिक हो जाती है। और ऐसे में लोक कलाकार अपनी जीविका के लिए कहाँ जाए, क्या करें? बदलती व्यवस्था की वजह से न जाने कितनी लोक कलाएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि लोक कलाकार जो इन्हें जीवित रख सकते हैं, उन्हें अपनी जीविका के लिए कोई और तरह का रोजगार अपनाना पड़ता है। नई व्यवस्था लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर निरीहता की भूमि पर पटक देती है। पाठ के प्रारंभ में ही लेखक ने हैजे और मलेरिया से भय से शिशु की तरह कांप रहे गांव का चित्रण किया है। ऐसी भय से ग्रसित रात की भयंकरता को ललकारती सिर्फ एक पहलवान की ढोलक है। ढोलक की आवाज से निराश हताश लोगों में संजीवनी शक्ति भर जाती है। घर घर में बीमारी ने अपने पांव जमा लिए हैं। भूखमरी, गरीबी और उपचार न मिलने के कारण गांव में से 2-3 लाशें रोज उठ रही है। ऐसे गांव में दूसरों को संजीवनी देने वाला पहलवान भी एक दिन मौत के सामने हार जाता है। इस कहानी के द्वारा यह प्रश्न भी उठाया गया है कि लोक कलाओं को जीवित रखने के लिए हम
क्या कर सकते हैं। अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। पाठ के प्रारंभ में लेखक ने एक गांव का चित्रण किया है जिसमें महामारी फैली हुई है। लोग हैजे और मलेरिया से पीड़ित है। जाड़े के दिन है और अमावस की रात है। रात इतनी खामोश है कि चारों ओर मानो भय का साम्राज्य हो। पूरा गांव भयभीत शिशु की भांति कांप रहा है। प्रकृति भी मानो इस गांव के दुख से दुखी है, इसलिए रात भी आंसू बहा रही है। बच्चों की सिसकियों और आहों को मानो ये निस्तब्धता दबा देना चाहती हो। शायद रात लोगों के दुख को समझ पा रही है और इसलिए वह भय को, पीड़ा को छुपाना चाह रही है। लेखक ने वर्णन किया है कि मानो कोई भावुक तारा भावुक होकर इस गांव को मदद करने के लिए आना चाहता है। वह टूटकर आता तो है, पर उसकी ज्योति, उसकी रोशनी यानी कि उसकी शक्ति बीच में ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मौत का तांडव इतना भयंकर है कि किसी की शक्ति काम नहीं आती। रात की खामोशी को सिर्फ सियारों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज ही तोड़ पाती है। लेखक आगे बताते हैं कि कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष शक्ति होती है, इसलिए कुत्ते दिन भर राख के घुरों पर सिकुड़कर पड़े रहते हैं, किंतु रात होते ही मानो गांव के दुख में अपना स्वर मिलाना चाहते हैं और इसीलिए सब मिलकर रोने लगते हैं। इस प्रकार रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती है और रात की इस भयंकरता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है सिर्फ पहलवान की ढोलक। यानी कि इस खामोशी में भी पहलवानी ढोलक ही है जो संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। बस यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। जैसे कि पहलवान की ढोलक मौत को टक्कर देना चाहती है। ढोलक की ये आवाजें ही हैं जो निराश हताश लोगों में संजीवनी शक्ति भरती है, और तो कोई नहीं जो सांत्वना दे। बस ये ढोलक की आवाज ही उनको सांत्वना देती है। तो कौन है यह पहलवान जो ढोलक बजाकर पूरे गांव में एक नई शक्ति का संचार करता है, जीने का हौसला देता है? वह है लुट्टन सिंह पहलवान। यहाँ लेखक फ्लैशबैक के द्वारा लुट्टन के बचपन एवं जवानी की बातें बताते हैं। लुट्टन सिंह खुद के लिए तो कहता है कि उसे होल इंडिया जानता है, किंतु लेखक कहते हैं कि उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा से बराबर ही होगी, क्योंकि उसे उसके जिले के लोग जानते होंगे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे, लेकिन अच्छा यह था कि उसकी शादी हो चुकी थी और इसीलिए उसकी विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह गाय चराता था, घी दूध पीता था और कसरत किया करता था। उसकी सास को तकलीफ देने वाले लोगों से बदला लेने के लिए उसके सिर पर कसरत करने की धुन सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। युवावस्था आते आते वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान माना जाने लगा था। कहानी का अगला भाग, जिसमें लुट्टन श्यामनगर के मेले में जाता है, जहां वह कुश्ती और दांव पेच देखता है। जवानी के जोश में और ढोलक की आवाज से तैश में आकर वह बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को
चुनौती दे देता है। यह घटना उसके पूरे जीवन को बदल देती है। इस दूसरे हिस्से की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।